अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, पेश खिदमत है आज की कहानी। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले दोस्तों से अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। एक अंग्रेजी फिल्म आई थी जिसका नाम रोडन था। तुमने रोडन नामी फिल्म देखी थी? नहीं। इसमें एक ऐसे ही तसव्वुराती परिंदे को दिखाया था जो प्रोडक्टाइल था। यकीन करो, इस वक्त मैंने जो कुछ देखा वो मुझे बिल्कुल वैसा ही लगा। हालांकि इसकी सिर्फ एक झलक नजर आई थी, लेकिन बिल्कुल वैसा ही महसूस हुआ मुझे। मेरे खुदा, कैसी अजीब बात है, गजब की बात है यार। हारून भी कुछ देर के लिए ख्यालात की दुनिया में खो गया और ये सोच रहा था कि हकीकतन अब वो एक ऐसी मंजिल में खड़े हुए हैं जहां से उसे अपनी जिंदगी का पहला दरवाज़ा नजर आ सकता है। बहरहाल फिर दूसरी पहाड़ी को उन्होंने अबूर किया तो ये लोग तारड़ के दरख्तों के बीच में थे और फिर उन दरख्तों के आगे बढ़े तो सुर्ख सुर्ख पहाड़ नजर आए जिनकी चोटियां आसमान को छू रही थी। लेकिन उन्हें देखकर हारून के दिलो दिमाग की कैफियत बहुत अजीब सी हो गई। ये वही जगह थी जो स्केच बुक पर नजर आई थी। प्रोफेसर ने उसकी तस्वीर खींची। 100% वही जगह जिसका नाम कार्डिलोस की स्केच बुक में तज़किरा था और प्रोफेसर के बयान के मुताबिक जिस जगह अब उन लोगों ने क़याम किया था वहां से सिर्फ 7 मील दूर वो सुर्ख पहाड़ियां थी जिन पर कबल आज तारीख के मुहीब जानवर बसते थे। गोया अब ये लोग उस मंजिल पर पहुंच गए थे जहां एक गुमशुदा तारीख छुपी हुई थी। पहाड़ियों के सिलसिले से एक मीनार नुमा पहाड़ी खड़ी हुई थी और उसी की चोटी पर वही दरख्त नजर आ रहा था जिस पर बैठे हुए प्रोडक्टाइल का शिकार अपने पहले सफर में प्रोफेसर गाजी ने किया था। यहाँ पहुंचकर प्रोफेसर नाचते हुए जमीन की तरह अकड़ अकड़ कर चलने लगा। प्रोफेसर अहमद का चेहरा उतर गया। कम से कम इस मरहले पर वो प्रोफेसर गाजी से इनहराफ नहीं कर सकता था। प्रोफेसर ने कहा, इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे सारे शिकवे रफा हो जाएंगे। बहरहाल हर कदम एक पुरइसरार और बेहानक दुनिया की तरफ उठ रहा था और ये समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कौन कौन से खौफनाक और पुरइसरार लम्हात उनका इंतजार कर रहे हैं। उस रात जिस जगह क़याम किया गया वो देखने में ही बेहानक जगह थी और ये एहसास होता था कि यहाँ बड़ी खौफनाक सूरत हाल है। चारों तरफ से अजीबोगरीब आवाज़ें उभर रही थीं। उन आवाज़ों का मरकज़ समझ में नहीं आ रहा था। ना जाने क्यों हारून का दिल चाह रहा था कि इस वक्त वह बिल्कुल तन्हा हो जाए और किसी से उसका राब्ता ना हो। हालांकि बाकी तमाम लोग, जिनमें मजदूर वगैरह भी शामिल थे, सहमे सहमे नजर आ रहे थे और समझ में नहीं आ रहा था कि उसी जहनी खलजान की वजह क्या है। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी। बाकी तमाम लोग सो गए या अगर कुली तौर पर सोए नहीं थे तो कम से कम ऐसी हालत में थे कि एक आध आवाज़ उसे उठ नहीं सकते थे। हारून चौका इस कैफियत का शिकार था, इसलिए उसे नींद भी नहीं आ रही थी। वो बेआवाज़ अपनी जगह से उठा और उन तमाम लोगों से थोड़े फासले पर पहुंचकर एक पत्थर से टेक लगाकर बैठ गया। उसके सामने एक सुर्ख पहाड़ी टेला था जो उससे कोई 2 गज के फासले पर था। वो पुरख्याल निगाहों से उस सुर्ख टेले की जानब देखे जा रहा था और उसके जहन में मुतजाद ख्यालात उभर रहे थे। अगर दुनियादार की हैसियत से सोचता हूँ तो जिंदगी अपनी अपनी लगती है और जब मेरे अंदर का दूसरा इंसान जागता है तो वह मुझे मजबूर करता है कि मैं उसे इसकी हकीकत से आशना करूं और खुद अपनी हकीकत से आशना हो जाऊं। आह, मेरे बाजू पर बंधे हुए चमड़े के तावीज़ में वो क्या चीज़ है जो मेरी शनाख्त कर सकती है। सोचे इस वक्त बहुत ज्यादा उभर आई थी
बेख्याली में निगाह सामने वाले टैले की चोटी पर पहुंची तो उसे कोई चीज मुतहरक नजर आई और वो एकदम चौंक पड़ा। ये निगाहों का धोखा नहीं था, बिल्कुल नजरों का वहमा नहीं था, बल्कि दर हकीकत कोई चीज नोकदार चोटी पर गर्दिश कर रही थी। और फिर एक रोशन हयोला नमूदार हुआ और एक लम्हे के अंदर हवाओं में वही खुशबू फिजा में बखेर दी जो उसकी शनासा खुशबू थी। वो पुरइसरार औरत, वो कौन है ना जाने क्यों एक सहर की सी कफियत हारून पर मुसल्लत हो गई। उसे यूं लगा जैसे उस एक वजूद को तो वहीं बैठा हुआ वो और दूसरा वजूद उसके अंदर से बाहर निकल आया हो। उस दूसरे वजूद के कदम उस टैले की जानब बढ़ रहे थे। उस वक्त एक अजीबोगरीब कैफियत हारून ने देखी। 100% वो अपनी जगह था, उस टैले का फासला भी उतना ही था, लेकिन वो एक और हयोले को उस टैले की जानब जाते हुए देख रहा था जो उसका अपना हयोला था। ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हुआ था। हारून ने अपने बेजान हाथों और पैरों को जुम्बश देने की कोशिश की, खुद भी वहां से उठना चाहा, लेकिन तसव्वुर भी ना कर सका उठने का और वहीं मंजबंद बैठा रहा जबकि वो देख रहा था कि कोई और आगे बढ़ रहा है। फिर उसने अपने हमजाद को उस टैले के करीब पहुंचते हुए देखा और उसकी आंखों से उस हसीन वजूद को देखा जो सर से पांव तक बेमिसाल हुस्न जमाल का मरका था। कई बार ये वजूद उसके सामने आ चुका था, होटल में टूटे हुए शीशे से, एयरपोर्ट पर एक जदीद लड़की की शक्ल में, लेकिन जितने करीब से हारून ने उसे देखा पहले कभी नहीं देखा। समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ क्या है। वो बेदस्तूर अपनी जगह बैठा हुआ था, लेकिन अपने हयोले को इस लड़की के करीब से करीब तर होता हुआ महसूस कर रहा था। लड़की एक कदीम लिबास में उसके सामने खड़ी हुई थी। ये लिबास बेपनाह खूबसूरत था, बहुत ही अजीबोगरीब। ये नहीं कहा जा सकता था कि इसका ताल्लुक कौन सी जगह से है। हारून उसके सामने पहुंचकर रुक गया। उसके नकूश बेपनाह खूबसूरत थे। आंखें हारून पर जमी हुई थीं। हारून के मुंह से सरसराती हुई आवाज निकली, कौन हो तुम? आखिर क्यों मेरा ताक़ुब कर रही हो? मुझे बताओगी नहीं? वो खामोश उसी तरह खड़ी रही। तुम बार बार मेरे सामने आती हो और मुझसे कहे बगैर चली जाती हो। तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं कि मैं तुम्हारे लिए किस कदर मुस्तरिब हूँ। लड़की फिर भी कुछ ना बोली तो हारून ने कहा, खुदा के लिए कुछ तो बोलो, कम से कम मुझे अपने बारे में तो बता दो। जिस तरह मेरा वजूद महारानी की पुरइसरार वादियों में गुम है, इसी तरह तुम्हारा वजूद मेरे जहन में गुम है। मुझे तुम्हारे बारे में मालूमात तो हासिल होनी चाहिए। दोस्त हो तब भी और दुश्मन हो फिर भी मुझे अपने बारे में बता दो। जब तीसरी बार भी लड़की कुछ ना बोली तो हारून को थोड़ा सा गुस्सा आया। वो आगे बढ़ा और उसने लड़की के शानों पर हाथ रखते हुए कहा, बताना होगा तुम्हें, बताना होगा। लेकिन एक बार फिर उसे शदीद झटका लगा कि वो गोश्त पोस्ट की नहीं थी, बल्कि पत्थर के एक मुजस्मे की शक्ल में थी। पत्थर का ये मुजस्मा, हारून ने उसके बाजू जोर जोर से टटोले, दबाए। वो एक ही डायरेक्शन में खड़ी हुई थी। हारून ने उसके चेहरे पर हाथ फेरा, उसके सर के बालों को देखा, उसकी आंखों को छू कर देखा और उसे चक्कर आने लगे। उसे यूं महसूस हुआ जैसे इस पहाड़ी टेले पर से नीचे गिर जाएगा। उसने अपने आप को संभालने के लिए उसी का सहारा लिया। पत्थर का ये हसीन मुजस्मा यहाँ ना जाने किसने नस्ब किया था, लेकिन कितनी हैरत की बात थी कि वो उसके सामने ही उस बुलंद टेले पर नमूदार हुआ। आह, ये सब कुछ क्या है? ये क्या है सब कुछ? खुदावंदे आलम, सारे इसरार मेरी ही जात से क्यों लिपटे हुए हैं? तो मुझे अपने बारे में नहीं बताओगे? उसने एक बार फिर डूबती हुई आवाज में कहा। लेकिन पत्थर बोलते नहीं और दिमाग ये तस्लीम करने को तैयार नहीं था कि ये सब कुछ वहम है या ख्वाब। ये सब कुछ तो एक हकीकत थी जो सामने ही नजर आ रही थी। हारून ने फिर दोबारा सोचा कि ये हकीकत तो दूसरी शक्ल में भी है, यानी ये कि उससे ही इतना ही फासला है और वो अपने वजूद के दूसरे हिस्से को उसके करीब महसूस कर रहा है। उसने आंखें बंद कर लीं और चकराए हुए जहन को दोनों हाथों से संभाल लिया। लेकिन उस वक्त उसे अपने करीब कदमों की सरसराहट सुनाई दी और वो चौंक कर इधर उधर देखने लगा। आहट पीछे से उभरी थी। सामने वही सुर्ख टैला था, लेकिन इस टैले की चोटी
अब बिल्कुल नाहमवार थी और उसके वजूद का दूसरा हिस्सा अब कहीं भी नहीं था। लेकिन एकदम उसे यह ख्याल गुजरा कि शायद वो पुर इसरार वजूद जिसका ताल्लुक उसकी अपनी ज़ात से है उसके अकब में मौजूद है। बे इख्तियार उसने पलट कर देखा, लेकिन उसे अपने वजूद की बजाय प्रोफेसर गाजी नजर आया, जो इस वक्त एक इंतहाई मेहरबान शख्सियत महसूस हो रहा था। उसने मुस्कुराती हुई निगाहों से उसे देखा और बोला, बेचैन हो? हाँ, यकीनन मैं बेचैन हूँ, हारून ने मदम लहजे में कहा। क्यों? आपसे ज्यादा मेरी बेचैनी का अंदाजा कौन कर सकता है प्रोफेसर। यानी ये इस पुर इसरार माहौल का पहला दरवाजा है जिसका ताल्लुक आपने मेरी जात से। जाहिर है मैं उलझनों का शिकार हूँ। मैं तुम्हें यही समझाने के लिए तुम्हारे पास आया हूँ। देखो, जिंदगी में हर काम वक्त पर तकमील पाता है और मैंने पहले ये सफर किया था, कुछ कामयाबियां और कुछ नाकामियां लेकर लौटा था, लेकिन तकदीर मुझे गैर मुतवक्का तौर पर एक बार फिर यहाँ ले आई। अकेले तो मैं भी जुर्रत नहीं कर सकता था, चूंकि जिन वाकयात और हादसात से दो चार हुआ था उन्होंने मुझे खासा मुतासर कर दिया था। मेरी बात समझ रहे हो ना? मैं बहुत परेशान हो गया था, लेकिन मैं फिर यहाँ आ गया। इसी तरह तुमसे कहूँ कि अभी तो तुम्हें अपनी तलाश के लिए एक तवील दौर से गुजरना होगा। इतना वक्त लगेगा कि तुम भी नहीं कह सकते। मैंने तुम्हें 16 दरवाजों से आगाह कर दिया था, पर 16 दरवाजे कहाँ कहाँ है कुछ नहीं कहा जा सकता। और ये भी कहा है मैंने तुमसे कि मुमकिन है तुम्हें पूरे 16 दरवाजों से गुजरना भी ना पड़े, बल्कि तुम्हें इन्हीं में से किसी दरवाजे में अपनी ज़ात का सुराग मिल जाए। मेरे दोस्त, जिस उम्र में तुम हो वो तो फौलादी उम्र है, भला इसमें किसी परेशानी की गुंजाइश होती है? बेफिक्र रहो, दलेर होकर नडर होकर हालात का मुकाबला करो, इसी में तुम्हारी फतेह है। प्रोफेसर ने बातों ने हारून को बेपनाह ढारस दी। उसे यूं लगा जैसे अचानक ही उसके अंदर जिंदगी का आगाज हो गया हो। उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, आप ठीक कहते हैं प्रोफेसर। मैं तुम्हें इतना बताए देता हूँ कि अभी तक तो तुम ये समझ लो कि मखमल के फर्श पर चलते रहे हो, कोई मुश्किल ही पेश नहीं आई तुम्हें। लेकिन इस बात को ज़हन नशीन कर लो कि मुश्किलात की कोई इंतहा होगी। हम लोग जिस रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं, तुम ये समझ लो कि वो रास्ते हमें उस अंजाम भयानक सरजमीन की तरफ ले जा रहे हैं जहाँ अगर ज़रा सी लग्जश हुई तो हमें अपनी तमाम जिंदगी महरूमी में बसर करना होगी। क्या समझे? लेकिन हारून एक अजीब सी उलझन का शिकार हो गया था। पता नहीं उसका मुस्तकबल क्या हो। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ। एक अच्छा और रोशन मुस्तकबल छोड़कर वो आ गया था। देखें आगे क्या होता है। ये रात गुजर गई। दूसरी सुबह पहाड़ियों की जानब सफ़र का आगाज़ कर दिया गया। रास्ते में कोई ख़ास बात नहीं हुई। जब वो उन पहाड़ियों के करीब पहुँचे तो उन्हें काफ़ी बुलंद पाया। कई जगह तो पहाड़ियाँ हज़ारों फुट बुलंद थीं। उनकी चोटियों के किनारों पर अजीब सी झुंड नज़र आ रहे थे, जो झाड़ियों के झुंड थे, और उनके पीछे इतने बुलंद दरख्त के देखकर वहशत होने लगे। उन्होंने एक पहाड़ी की जनब कदम बढ़ा दिए और फिर एक ऐसी जगह क़याम किया जो एक मैदान की मानद थी, में बेपनाह वीरान और दहशतनाक। यहाँ पर ख्वामख्वाह दिल पर एक खौफ सा तारी हो जाता था। हर कोई खौफ से यूं महसूस होता था जैसे अभी कुछ हो जाएगा। कोई नाकाबिल यकीन वजूद बाहर निकलेगा और उनकी गर्दनें पकड़ लेगा। उन्होंने पहाड़ी का जायजा लिया और ये अंदाजा लगे कि आगे बढ़ना मुमकिन भी है या नहीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे ये पहाड़ नाकाबिल अबूर हों और फिर उन पर चढ़ना मुमकिन हो जाए। चोटी के किनारे बाहर निकल कर इस तरह झुके हुए थे कि बाहर से माहर कोई पीमा भी इन चोटियों पर नहीं पहुंच सकता था। और इसी पहाड़ी के करीब वो मीनार था जहां एक चट्टान खड़ी हुई थी और उस पर एक तनहा दरख्त उगा हुआ था। मीनार नुमा चट्टान की और पहाड़ी की सतह मुर्तफा बिल्कुल मतवाजी थे। हारून के ख्याल के मुताबिक मीनार नुमा चट्टान उसके मतवाजी पहाड़ की ज्यादा से ज्यादा बुलंदी 600 फुट होगी। प्रोफेसर इस वक्त उसी के साथ ही था जब वो इस जगह को देख रहा था। प्रोफेसर की आवाज हमेशा की मानद उभरी,
इसी दरख्त पर वो क्रोकोडाइल बैठा हुआ था। प्रोफेसर हाथ की उंगली से उस दरख्त की जानब इशारा कर रहा था और मैं बड़ी मुश्किल से इस मीनार नुमा चट्टान के निसफ हिस्से तक चढ़ सका था। वहीं से मैंने उसका शिकार किया और एक माहर कोई पीमा की तरह आसानी से पहाड़ पर चढ़ने वाला इस मीनार नुमा चोटी की चट्टान पर नहीं पहुंच सकता, लेकिन इस चोटी और इस पहाड़ी की सिता मुर्तजा के बीच में जिस पर तारीख के जानवर बसते हैं, तुम एक गहरा खड महसूस कर रहे होगे। बस यूं समझ लो कि इस रास्ते की चीज से मुश्किल चीज है, प्रोफेसर ने कहा। हारून की निगाहें इधर उधर भटकने लगी। थोड़े ही फासले पर प्रोफेसर अहमद भी मौजूद था और ना जाने क्यों उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी के आसार नजर आ रहे थे। उसके होंठों पर इस वक्त वो तंजिया मुस्कुराहट नहीं थी जो शुरू से अब तक के सफर में उसके होंठों से चिपकी रही थी, बल्कि वो हैरत और अस्तजाब में डूबा हुआ नजर आया। हारून ने निगाहें बदली तो प्रोफेसर ने भी उसकी तरफ देखा और उसे भी ये एहसास हो गया कि प्रोफेसर अहमद इस वक्त जरा मुख्तलिफ कैफियत का शिकार है। चुनाचा प्रोफेसर गादी का चेहरा पूरी कामयाबी से खिल उठा। आह मेरे दोस्त, तुमने यकीनन मेरी बात सुन ली होगी। वैसे अब भी क्या तुम यही ख्याल है कि क्रोकोडाइल से मेरी मुराद कोई सारस है, लेकिन ऐसा सारस जिसके जिस्म पर चिकनी की बजाय चिकनी चिकनी जिल्द होती है और जिसके बड़े बड़े बाजू होते हैं और जिसके मुंह दांतों की कतार होती है। प्रोफेसर अहमद इस तरह चौंक पड़ा जैसे गहरी नींद से जागा हो। फिर जवाब दिए बगैर वहां से दूर जाकर बैठ गया। उन लोगों ने रात उसी खौफनाक जगह पर गुजारी। जागे तो बदन टूटा हुआ महसूस हो रहा था, लेकिन बहरहाल उन्होंने खुद को संभाल कर हल्का फुल्का नाश्ता किया और उसके बाद पहाड़ पर चढ़ने और उसकी चोटी पर पहुंचने के मसले पर गौर करने लगे। प्रोफेसर गाजी इस वक्त भी मुतमिन नजर आ रहा था। उसने तिनकों का हैड बदस्तूर सर पर रखा हुआ था और वो एक एक को घूर रहा था। अगर मेरी राय मानो प्रोफेसर गाजी, तो मैं एक सूरत बता सकता हूँ। तुमने मशरक की तरफ से कोशिश की थी, तो अब हम मगरब की तरफ से कोशिश करें। मुमकिन है हमें कोई रास्ता नजर आ जाए। प्रोफेसर गाजी से इस कदर नफासत की तवक्का नहीं थी। उसने इस बात पर कोई तबसरा नहीं किया। इससे पहले नौरोज बोल उठा, मेरा ख्याल है आप ठीक कहते हैं। इसके अलावा पहाड़ कुछ ज्यादा गोलाई में फैला हुआ है। अगर हमें रास्ता ना मिला तो हम पहाड़ का चक्कर काट कर जहां से चले थे वहीं से वापस आ जाएंगे। हाँ, तुम लोग तकरीबन बिल्कुल ठीक कहते हो। हम इस पुर-इसरार जजीरे तक पहुंचने का रास्ता बेशक तलाश करेंगे, हालांकि ये बहुत मुश्किल काम होगा। वैसे तुम लोग इस बात से अंदाजा लगा लो कि अगर इस तरह आने जाने के रास्ते आसान होते तो इन पुर-इसरार वीरानों में बसने वाली मखलूक नीचे उतरकर दुनिया को तहस नहस कर देती। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ कि कोई ऐसी जगह जरूर निकल सकती है जिससे कोई तजर्बाकार इंसान ऊपर पहुंच सकता है। अब पूरे वसूख से ये बात कैसे कह सकते हैं प्रोफेसर साहब, अहमद ने कहा, इसलिए कि कार्डिलोस वहां तक पहुंचा था। हालांकि ये दलील मुकम्मल नहीं है, लेकिन फिर भी गौर किया जा सकता है। इतना तो चलो कि मैं मान लेता हूं कि तुम गुज़श्ता सफर में यहां तक आए थे, लेकिन मैं अब भी ये बात मानने को तैयार नहीं हूँ कि इन बुलंदियों पर कबल आज तारीख के जानवर बसते हैं। मुझे तो ये सारी दुनिया बिल्कुल वीरान नजर आती है, एक वीरान दुनिया जिस पर जिंदगी के आसार नहीं हैं। सुनो, मैंने अपनी बीवी के सामने कसम खाई थी कि अपने रवैये को तब्दील कर दूंगा। वो मुझसे बहुत ज्यादा बददिल हो गई थी, इतनी बददिल के हारून खास तौर से मुझसे मुखातब हो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। उसने कह दिया था कि वो मुझे छोड़कर तो नहीं जा सकती, लेकिन खुदकशी करके वो मेरी जिंदगी से दूर हो जाएगी। और मैंने उससे कसम खाकर वादा किया था कि मैं अपने आप को तब्दील करूंगा। लेकिन तुम जैसे लोग मुझ जैसे अजीम आदमी को इस बात पर मजबूर करते हैं कि मेरी तबीयत का हल्कापन नुमाया हो जाए। बहरहाल चलो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम मुझे इस बात की खुशी है कि तुम यहाँ तक मेरे आने के कायल हो गए, क्या समझे? हाँ, ये भी एक मफरूजा है, प्रोफेसर अहमद ने कहा और प्रोफेसर गाजी ने रुख बदल लिया। सब लोग खामोश और मुतफक्कर बैठे हुए थे। अचानक ही प्रोफेसर गाजी अपनी जगह से फुर्ती से उठा। उसने प्रोफेसर अहमद का गिरेबान पकड़ा, उसे खड़ा किया और उसकी ठोड़ी के नीचे हाथ रखकर उसका चेहरा हवा में बुलंद करते हुए चीखा,
देखो ऊपर देखो कि अब भी तुम्हें यकीन दिलाने की जरूरत है कि वहां जानदार बसते हैं, यानी वो खौफनाक जानदार जिनका वजूद तारीख कदीम में मिलता है। प्रोफेसर ने इस वक्त ये अमल बिला वजह ही नहीं किया था। ऊपर बुलंदी पर पहाड़ की चोटियों के किनारे झाड़ियों के झुंड थे। इन्हीं झाड़ियों में से एक काली चमकदार शय बाहर निकलकर चोटी से लटकने लगी थी। एक बहुत बड़ा सांप था जिसका फन चक्की के पाट के बराबर चौड़ा और रंग जल काजल जैसा था। कुछ देर तक वो यूं ही लटका रहा, फिर झाड़ियों के पीछे सड़ गया। प्रोफेसर अहमद बेहसो हरकत खड़ा रह गया था। ऐसे लगता था जैसे उस पर सख्ता तारी हो गया हो। उसकी फटी फटी निगाहें उस जगह जमी हुई थीं, जैसे वो इंतजार कर रहा हो कि दोबारा वही मंजर उसके सामने आए। प्रोफेसर गाजी ने जिस सख्ती के साथ उसका चेहरा ऊपर किया था, इस बात पर बात खासी बिगड़ जाती। लेकिन सांप देखने के बाद, और वो भी ऐसा जिस पर यकीन ना आए, प्रोफेसर अहमद कुछ खज्जल सा हो गया था। उसने फिर भी कहा, जनाब प्रोफेसर साहब, अगर आपको फिर कोई चीज़ नज़र आ जाए और आप मुझे वो दिखाना चाहें तो बराहे करम मेरी गर्दन ना पकड़ें। मैं कमज़ोर आदमी हूँ और आपके हाथ लोहे की तरह सख्त। तुम्हें यकीन आ जाना चाहिए कि ऊपर जानदार आबाद हैं। तुम बिला वजह मेरी हर बात को झुटलाते हो। अब यहाँ बैठे बैठे बातें बनाने की बजाय क्या ये मुनासिब नहीं होगा कि हम मगरब की सिमत चलें और रास्ता बनाएं? इसी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ, तो फिर आगाज़ किया जाए। बेशक। और उसके बाद यहाँ से आगे के सफ़र का आगाज़ हो गया। ज़मीन पथरीली और नाहमवार थी, जिसकी वजह से उन्हें चलने में काफ़ी तकलीफ हो रही थी। लेकिन थोड़ा ही फैसला तय किया गया था कि अचानक कुछ ऐसी चीज़ों पर नज़र पड़ी कि उन्हें देखकर खुशी का एहसास भी हुआ और एकदम से एक अजीब तस्वर भी जहन में आ गया। ये ज़मीन पर पड़े चंद डब्बे थे जिनमें सरोंट अशिया होती है, जैसे गोश्त, खुश्क सब्जी और इस तरह की दूसरी चीज़ें। थोड़े फासले पर एक जंग आलूद चाकू, 2-4 मुड़े कुड़े कागज भी पड़े हुए थे। ये चीजें ऐसी थी जिन्हें देखकर प्रोफेसर गादी खुद भी हैरान हो गया। उसने आहिस्ता से कहा, और ये सब कुछ मेरा नहीं है। दो ही बातें हैं, या तो कोई पुरइसरार शख्सियत बाद में भी यहाँ आई है, या फिर कारपलूस की मलकियत हो सकती है। नौरोज करीब के एक दरख्त को बड़े गौर से देख रहा था। उसने सरगोशी के अंदाज में हारून से कहा, हारून जरा इधर तो आओ, इस तरफ यहाँ जरा देखो। मेरे ख्याल में निशान रास्ता बताता है। ये दरख्त के तने के करीब लकड़ी का बना हुआ एक तीर था जो मगरब की तरफ इशारा कर रहा था। ये तीर कील के जरिए उस दरख्त में जड़ दिया गया था। जब हारून आगे बढ़ा और उसने नौरोज वगैरह को भी उस दरख्त पर मसरूफ देखा तो प्रोफेसर गाजी भी पीछे पीछे आ गया और उसने एकदम कहा, यकीनन ये निशाने राह है। कारपलूस को अपनी मौत का यकीन हो चुका था, चुनाचा उसने ये तीर यहाँ लगा दिया कि अगर कोई इसके बाद इस पुरइसरार दुनिया में आए तो उसे रास्ता तलाश करने में आसानी हो। देखो, इन कागजात को देखो, इन्हें पढ़ने से शायद कुछ निशान नहीं मिला। चुनाचा उसने आगे बढ़ने का इशारा किया। थोड़े फासले पर एक और निशान मिला, लेकिन एक ऐसा निशान जिसकी वजह से उनका खून खुश्क हो गया। चोटी के बिल्कुल नीचे पहाड़ के दामन में जमीन के एक टुकड़े पर बांस उग रहे थे, बिल्कुल उन बांसों जैसे जिनके जंगल से हम गुजर कर आ रहे थे। ये बांस 20 से 25 फुट तक बुलंद थे और उन पर ऊपर की नोकें बिल्कुल भालू की तरह नजर आ रही थीं। बहरहाल जो कुछ भी था वो करना ही था। बड़े सहमे हुए अंदाज में आगे का सफर का आगाज कर दिया गया और ये लोग बांसों के किनारे किनारे चल पड़े। अचानक ही हारून की निगाह बांसों के झुंड में पड़ी हुई एक सफेद चीज पर पड़ी और उसने दो बांसों के बीच से वो निसफ जिस्म निकाला था। गौर से उस चीज की जानब देखा, बेइख्तियार उसके मुंह से चीख निकल गई। उसकी चीख ने दोनों प्रोफेसरों और नौरोज को चौंका दिया और वो उसके गिर्द जमा हो गए। हारून ने जिस चीज को देखा था वो एक इंसानी पिंजर था जिसकी खोपड़ी धड़ से अलग कई फुट दूर पड़ी हुई थी। उस पिंजर को देखकर सब ही होशियार हो गए और फिर सरातू और मैतू ने अपने साथी मजदूरों की मदद से अपने चाकुओं से 2-4 बांस काट कर जगह बनाई और आहिस्ता आहिस्ता सब उस ढांचे की जानब चल पड़े। फिर उसके करीब पहुंचकर उन्होंने गौर से उसे देखा। उनके कपड़ों को जो कभी उसके बदन की जीनत होंगे, 2-4 धज्जियां पड़ी हुई थी। पैरों की हड्डियों में जूते अभी तक फंसे हुए थे और ये बात जाहिर की गई थी कि यह ढांचा
ढांचा किसी अंग्रेज का है। एक सोने की घड़ी जिस पर एक कंपनी का नाम लिखा हुआ था हड्डियों के करीब पड़ी हुई थी, और एक सोने का सिगरेट केस भी जिस पर जेब अल्टर की तरफ से AES को लिखा हुआ था, घड़ी के करीब ही पड़ा हुआ था। घड़ी और सिगरेट केस की चमक दमक कायम थी, जिसकी वजह से पता चलता था कि अंग्रेज की मौत को कुछ ज्यादा अरसा नहीं गुजरा और वह सब उसे बिगौर देखते रहे। तब नौरोज की आवाज उभरी, ये कौन हो सकता है? बेचारा किस बेकसी और कसम पसरी से यहाँ जान दे रहा होगा। उसके जिस्म की एक एक हड्डी टूट गई है, और ये भी तो देखो कि जिस पर तुमने गौर ही नहीं किया। देखो, बांस की इस पिसलियों के बीच में से उग रहा है। प्रोफेसर अहमद ने एक नया इंकशाफ किया। इसमें कोई शुक्र नहीं कि बांस का दरख्त बड़ी सुर्रत से बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ ये बात नहीं। मुझे यकीन है कि अंग्रेज की मौत का हादसा हुआ होगा। इस वक्त भी बांस का ये दरख्त 20 फुट ही बुलंद था। फिर समझ में नहीं आता कि बांस उसकी पिसलियों के आर पार कैसे हो गया। कौन जाने क्या बात है। ये बात तो कतई है कि बांस इसके मरने के बाद इसकी पिसलियों को तोड़कर नहीं उगा, और इस शख्स की मौत से पहले भी ये बांस यहाँ जरूर मौजूद था। समझ में नहीं आता, इसमें जरूर कोई राज है। इस राज पर हम बाद में तबसरा कर लेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि ये पंजर किसका है? प्रोफेसर गादी ने पुरख्याल अंदाज में कहा और फिर खुद ही बोला। तो अब उसकी मौत का सबब भी एक हद तक समझ में आता है। नौरोज ने कहा, वो क्या? पहाड़ की चोटी पर से अचानक उसका पांव फिसला होगा, या किसी ने उसे धकेल दिया होगा और वो बांस के भाले की तेज नोक पर गिरा होगा और बांस उसकी पिसली को चीर कर आर पार हो गया होगा। इसके अलावा इतनी बुलंदी से गिरने की वजह से उसकी हड्डियां भी चूर चूर हो गई होंगी। नौरोज का ये इंकशाफ सुनकर उनमें से हर शख्स के रोंगटे खड़े हो गए, और ना जाने क्यों उनमें से हर एक को मौत का जर्द चेहरा नजर आने लगा। इंसान हकीकत से कितनी दूर जा सकता है। इस एहसास के साथ कि हारून के जिस्म में भी एक सर्द सी लहर दौड़ गई। यकीनन वो शख्स इस चोटी पर से गिरा होगा, लेकिन क्या हकीकत में ऐसा ही हुआ होगा? क्या वाकई उसका पैर फिसला होगा, या फिर किसी ने उसे बुलंदी से धकेल दिया होगा? लेकिन वो कौन हो सकता है? बहरहाल ये हकीकत थी कि यहाँ का तमाम तर माहौल इंतहाई पुर इसरार और खौफनाक मालूम होता था। ऐसा खौफनाक कि सारा वजूद लर्ज जाए, और इस खौफनाक का एहसास इतना शदीद हुआ कि सब लोगों ने वहां से आगे बढ़ने का फैसला कर लिया और तेजी से ये जगह छोड़ दी। बाद हकीकतें ऐसी होती हैं कि उनसे दूर निकल जाना ही बेहतर होता है। सामने उफक तक चट्टानी दीवार का सिलसिला चला गया था, और उसमें से कोई रास्ता, कोई घाटी नहीं थी। एक तवील तरीन फासला तय किया जाता रहा, लेकिन कहीं किसी भी जगह उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आई, बल्कि मायूसी में इजाफा ही होता रहा। कम से कम हारून तो बिल्कुल ही नाउमीद हो चुका था। लेकिन हैरत की बात यह थी कि नौरोज और दोनों प्रोफेसर अब तक उम्मीद का दामन मजबूती से पकड़े हुए थे। ये क्या बात है आखिर? मेरे जहन में इन बातों का शदीद असर क्यों है? इसकी एक ही वजह हो सकती है, वो ये कि मेरे अंदर एक आस थी और मैं अपनी मंजिल की तलाश में सरगर्दा था। बहरहाल यहाँ से आगे बढ़े तो चट्टान के एक बड़े से सुराख के दहाने पर पहुंच गए, जहाँ ये सुराख बारिश की वजह से पैदा हो गया था। और ये देखकर एक बार फिर उनके जिस्मों में सनसनी की एक लहर दौड़ गई कि यहाँ भी सफ़ेद चाक से एक तीर का निशान बना हुआ था, जो मगरब ही की तरफ इशारा कर रहा था। ये भी कार्ड पलूस का काम है, प्रोफेसर ने फट से कहा। हाँ, वो एक मुसव्वर था, एक मुकम्मल मुसव्वर, और उसकी मौत के बाद जो सामान उसके पास से बरामद हुआ था उसमें रंगीन चाकू की एक डिबिया भी थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि सफ़ेद चाक ज़्यादा घिसा हुआ था। प्रोफेसर गाजी खुद ब खुद बातें कर रहा था, लेकिन उसी वक्त अहमद की तायीद आवाज़ उभरी, हमें कारपलूस के हक में दुआए खैर करनी चाहिए। अब मैं भी इस बात पर यकीन रखता हूँ प्रोफेसर गाजी कि तुमने जो कुछ कहा ठीक है। ये सारे निशानात खुद ब खुद नहीं बन गए। प्रोफेसर गाजी ने गहरी सांस लेकर अहमद की तरफ देखा। तकरीबन 5 मील के बाद एक बार फिर सफ़ेद चाक से बना हुआ एक तीर नजर आया
और ये तीर उस जगह बना हुआ था जहां चट्टान ने फटकर एक दरार सी बना दी थी। तीर सही मायनों में उनकी रहनुमाई कर रहे थे। चुनाचा वो दरार में दाखिल हो गए। अंदर एक और तीर बना हुआ था जो ऊपर की तरफ इशारा करता था। ये जगह बड़ी दहशतनाक और तंग थी कि दम घुटता हुआ महसूस होता था। बुलंद चट्टानें, दीवारें मालूम होता था कि उन्हें पीस रही हों। यूं लग रहा था जैसे वो चट्टानें हिल रही हों और कुछ देर के बाद आपस में मिल जाने वाली हों। ये एहसास इंतहाई शदीद था। काफ़ी बुलंदी से सूरज की इक्का दुक्का किरणें नीचे आ रही थीं। उस जगह की खामोशी, मजबूत चट्टानी दीवारें, बुलंदी और मध्यम रोशनी की वजह से दिलों पर हैबत तारी हो रही थी। सुबह से इन लोगों ने कुछ नहीं खाया था और मुसलसल चलने की वजह से जिस्म का जोड़ जोड़ पके हुए फोड़े की तरह दर्द कर रहा था, लेकिन उन्हें रास्ता तलाश करने की धुन लगी हुई थी। चुनाचा उन्होंने मुलाजमों को साथ लेकर वो वहां से आगे चल पड़े। बस धुन शदीद थी। गुरुची वगैरह वहीं रुक गए। जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जा रहे थे, ये दरा तंग से तंग होता जा रहा था, यहाँ तक कि एक चट्टान ने रास्ता बंद कर दिया। ये चट्टान बिल्कुल अमूदी और इतनी चिकनी थी कि उस पर चढ़ना नामुमकिन था। यकीनन कारपलूस का इशारा उस रास्ते की तरफ नहीं होगा। शायद ये लोग गलत रास्ते पर चले आए थे। इसका फैसला चंद लम्हों में किया गया और वहाँ मशवरे के बाद वहाँ से वापस लौटे। ये दरा 1.5 मील से ज्यादा गहरा नहीं था। अचानक ही नौरोज ने कुछ और देखा और उसने उनकी तवज्जो उस तरफ मबजूल करा दी। 1.5 मील ऊपर एक रोशन धब्बा नजर आ रहा था। यकीनन ये किसी गार का दहाना था। उस दहाने पर चंद पत्थर इस तरह ढके हुए थे कि ऊपर चढ़ जाना निहायत आसान हो गया था। जब ये गार के दहाने पर पहुंचे तो उनके शकूक रफा हो गए। यहाँ उन्हें एक और चीज भी मिली, कारपलूस का बनाया हुआ तीर। तो यही वो रास्ता था जिसके जरिए कारपलूस इस पुरअसरार दुनिया में दाखिल हुआ था। इस दरियाफत पर उसे खुशी हुई थी कि अपनी क़यामगाह पर वापस जाने की बजाय ये तमाम लोग गार में घुस गए। नौरोज के पास एक इंतहाई ताकतवर इलेक्ट्रॉनिक टार्च थी। उसने उसे रोशन किया और बाकी सब की रहनुमाई करने लगा। टार्च की रोशनी में वो सब उसके पीछे पीछे चल पड़े। आगे बढ़ते हुए इस गार का तज्जिया किया जा रहा था और ये एहसास हो रहा था कि गार में बारिशों के मौसम में सैलाब आ जाता होगा, क्योंकि इसकी दीवारें चिकनी और फर्श खुरदरा था। गार इस कदर तंग था कि एक वक्त में एक फर्द झुककर चौपाई की तरह चल सकता था। तकरीबन 40 गज तक गैर सीधा ही सीधा चला गया था और उसके बाद नशीब आ गया। नशीब के बाद भी खासा मुश्किल साबित हुआ और फिर उसके बाद चढ़ाई। बड़े बड़े चिकने पत्थरों पर हाथ और पैरों की मदद से वो ऊपर चढ़ रहे थे। बार बार उनके हाथों और पैरों से पत्थर मुसलसल नीचे जा पड़ते और उनके धमाके ऐसे महसूस होते जैसे चट्टानें गिर रही हों। फिर अचानक ही नौरोज की आवाज ने जहनों पर एक झंझलाहट सी तारी कर दी। आगे रास्ता बंद है। सब साकत रह गए। इस कदर मुशक्कत के बाद अगर ये रास्ता बंद मिलता तो बड़े दुख की बात थी। सब ही नौरोज के गिर्द जमा हो गए। अंदाजा हुआ कि स्याह गोल गोल पत्थरों की दीवारें गार की छत तक बुलंद होती चली गई थीं और किसी हादसे की वजह से गार की छत बैठ गई। कुछ लम्हों के बाद ही अल्फाज प्रोफेसर गाजी ने कहे और बोला, अगर इन पत्थरों को यहाँ से हटाने की कोशिश की जाए तो मुमकिन है बात बन सके। जब नौरोज और हारून ने उनमें से चंद पत्थर हटाए तो उनकी जगह और पत्थर सिड़क आए। अगर ये लोग पत्थरों को हटाने की कोशिश करते तो पत्थरों की दीवार तमाम की तमाम उन पर आ पड़ती और उनका यहीं त्या पांचा हो जाता। कारपलूस जिस रास्ते से उस पुरअसरार दुनिया में पहुंचा था, अब ये साफ ज़ाहिर था कि वो रास्ता कुदरती तौर पर बंद हो चुका है। बहुत दूर तक ये लोग गमज़दा से वहां खड़े रहे। जिंदगी को इस तरह खोना तो बेवकूफ़ी की बात थी। यहाँ तक कि प्रोफेसर गाजी की मायूस आवाज़ उभरी, हमें यहाँ से वापस चलना होगा। और इसके बाद वापसी का सफ़र इस तरह दुख भरा था कि बयान नहीं किया जा सकता। गार से निकलने से कबल एक हादसा हो गया जो आने वाले वाक़यात में बड़ी अहमियत का हामिल था। ये लोग कोई गार के दहाने से 50 फुट दूर खड़े थे। एक बड़ी चट्टान ऊपर से लड़कती हुई बिल्कुल उनके सरों पर आई और उनके करीब से गुजरती हुई नशीब में जा पड़ी। पता नहीं कुदरत की क्या निगाह सीधी थी कि लोग बाल बाल बच गए। एक बात जो समझ में आई हो कि चट्टान कहाँ से आई थी और किस तरह चली गई। एक मुलाजिम ने जो इस वक्त गार के दहाने पर खड़ा था
चट्टान पहाड़ की चोटी पर से लड़कती हुई आई थी। इतनी बड़ी चट्टान को हवा नहीं लड़का सकती, तो फिर ये क्या हो सकता है? साहब, एक ही बात कही जा सकती है, क्या किसी ने जानबूझकर ये चट्टान हम लोगों पर लड़काई है? क्या सब चीख पड़े। मैं दावे से कहता हूँ साहब, मगर ऐसा कैसे हुआ और वो कौन है? हो सकता है इंसान। प्रोफेसर अहमद की आवाज उभरी और प्रोफेसर गाजी का घन गर्ज कहका फिजा में लर्जने लगा। उसके हंसने की वजह समझ में नहीं आई, लेकिन देर तक हंसने के बाद उसने कहा, यार प्रोफेसर अहमद, तुम क्या चीज हो? कहाँ तुम मेरी सारी बातों को झूठा साबित करने पर तुले हुए थे, और अब कहाँ इन पहाड़ों की बुलंदियों पर इंसानों की मौजूदगी का इजहार कर रहे हो? मैं इस सिलसिले में कोई बहस नहीं करना चाहता। बहरहाल जल्दी से ये लोग गार और फिर दर्रे से बाहर निकल आए। तमाम उम्मीदें मुंह के बल आ रही थीं और अब आगे सोचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। बहरहाल काफी देर तक बहस होती रही और उसके बाद तय ये हुआ कि पहाड़ के कटे हुए रास्ते में चलते रहें। अगर कोई रास्ता मिल गया तो ठीक है, वरना जहां से चले हैं वहीं वापस पहुंच जाएंगे। सिवाय इसके और ये लोग कर भी क्या सकते थे। उस रोज एक तवील तरीन सफर तय किया गया, लेकिन बेकार। बुलंद होती हुई चट्टानों में कोई रास्ता नजर नहीं आया। अंदाजे के मुताबिक ये सीता समुद्र से तकरीबन 30,000 फुट की बुलंदी पर मौजूद थे, इसलिए आबो हवा और नबातात में नुमाया तब्दीली हुई। फिजा भी सर्द थी और फूलों की अजीब गरीब सी बू से बसी हुई थी। रात को एक मुनासिब जगह क़याम किया गया। ये देखकर उन लोगों की आंखों में खुशी के तासरात बेदार हुए कि वहां जानवर नजर आ रहे थे। हरनों की कई डारें उनके सामने से गुजरी थीं, और जब अपनी तमाम तर जद्दोजहद नाकाम हुई तो अपनी जिंदगी का ख्याल आया। हालांकि दिलों पर एक मायूसी सी सवार थी, लेकिन फिर भी नौरोज ने एक हरन शिकार किया, जिसका आधा हिस्सा अपने दूसरे साथियों को दे दिया गया और आधा हिस्सा अपने लिए तैयार किया जाने लगा। हवा सर्द थी और उन लोगों ने चारों तरफ आग रोशन कर ली थी। आग की ये गर्मी इस वक्त इस कदर पुरलुत्फ लग रही थी कि बदन की सारी थकन दूर होती जा रही थी। रात अंधेरी थी और आसमान पर तारे जगमगा रहे थे, और उन तारों की मध्यम रोशनी में दूर दूर तक देखा जा सकता था। हरन का गोश्त आग पर भुन रहा था और उसकी मस्तकुन खुशबू मेदों में हलचल मचा रही थी। सब के सब उसके भुन कर तैयार होने के इंतजार में थे और वक्त गुजारी के लिए दुनिया जहां की बातें कर रहे थे। दफतन तारीकी के पर्दे से एक अजीब सी सनसनाहट सुनाई दी। बिल्कुल ऐसे लगा जैसे कोई हवाई जहाज तेजी से कहीं से उड़ा हो और उनके करीब पहुंच रहा हो। जू की आवाज निकली और देखते ही देखते घड़ी बम्बर के लिए शामियाने की तरह झल्लीदार स्याह बाजुओं ने उन लोगों पर साया कर दिया। उन सब ने उस हवाई जहाज नुमा परिंदे की झलक सी देखी। उसकी गर्दन सांप की तरह लंबी थी, आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उनका कतर तकरीबन 1 इंच होगा। लंबी चूंच जो खुली हुई थी, और हैरत की बात यह थी कि उनमें चमकदार दांतों की कतार भी थी। एक बहुत ही बड़ा स्याह साया जो तकरीबन 20 फुट के घेरे में फैला हुआ था, लम्हे भर के लिए हवा में मुअल्लक रहा। उसके बाद बानो जैसे बाजुओं ने सितारों को ढक लिया था, और फिर जन से ये दियो कामत परिंदा उनके सरों पर से गुजरकर पहाड़ी की चोटी पर जाकर गायब हो गया। लेकिन दूसरे ही लम्हे उनके हलक से एक दहशत भरी आवाज निकली, क्योंकि आग पर भूना हुआ आधा हरन भी गायब हो चुका था। ये लोग सकते में थे और दम खुद बैठे हुए उन चिंगारियों को देख रहे थे जो भुनते हुए हरन के नीचे जलते हुए कोयलों की थी और अब चारों तरफ बिखर गई थी। ना जाने कितनी देर तक ये लोग दम खुद बैठे रहे। फिर प्रोफेसर अहमद की आवाज उभरी, प्रोफेसर गाजी की हलक से भी एक गुर्राहट सी निकली। गालबन उसकी बात प्रोफेसर अहमद की बात का जवाब दिया था। मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। क्यों भाई क्यों? मुझे तो यूं लगता है जैसे इन पहाड़ों पर आकर तुम्हारी जिन्स ही तब्दील होती जा रही है। आप जो दिल से चाहे कह सकते हैं। जो बदतमीजियां मैंने आपसे की हैं, मैं अब उनके से इस कदर शर्मिंदा हूँ कि अगर आप मेरे थप्पड़ भी मार दें तो मुझे एतराज नहीं होगा। आपकी हर बात को मैं आज तक गलत समझता रहा हूँ, लेकिन अब पता चला कि आपकी हर बात सदाकत पर मबनी है। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी फराख दिली से काम लेकर मेरे गुज़श्ता हमाकों को नज़रअंदाज कर देंगे। उस रात हारून
काफी उलझनों का शिकार था। उन खौफनाक सांपों की वादी से गुजरते हुए थकन उन पर उसी तरह गालिब हो गई कि वो कोई सुकून की जगह तलाश करने की कोशिश करने लगे। सुकून तो खैर यहाँ क्या मिलता, लेकिन एक ऐसी जगह जरूर मिल गई जहाँ क़याम किया जा सके और तैयारियां होने लगी। ज़रूरियात से फरागत हासिल करने के बाद सब आराम करने के लिए अपनी अपनी जगह दराज हो गए। हारून भी एक गोशे में सिमट गया था, लेकिन आज उसका जहन बुरी तरह बेतरतीब था और वो ये सोच रहा था कि क्या उसने जिंदगी को इस डगर पर पालाकर कोई गलती की है। बहरहाल वो इन्हीं सोचों में गुम रहा और उसके बाद उसे गहरी नींद आ गई और फिर नींद के आलम में उसने एक चेहरे को खलाओं में तैरते हुए देखा। यह चेहरा उसकी जिंदगी का जामन था और उसके बाद एक पुरइसरार ख्वाब ने उसे अपने वजूद में जकड़ लिया और ये पुरइसरार ख्वाब उसके लिए ना जाने क्या से क्या बन गया। उसने अपने आप को एक ऐसी हैरत अंगेज दुनिया में पाया कि बुरी तरह ठठक कर रह गया। वो ये फैसला नहीं कर पा रहा था कि यह ख्वाब उसके लिए क्या हैसियत रखता है। फिर न जाने रात का कौन सा पहर था कि उसकी आंख खुल गई। अनोखा ख्वाब पूरे तसलसल के साथ उस पर मुसल्लत था, लेकिन आंख खुलने की वजह बेमानी नहीं थी। उसने अपने सीने पर हल्का सा बोझ महसूस किया और ये बोझ प्रोफेसर गाजी के हाथ का था। प्रोफेसर गाजी ने अपने हाथ का दबाव बढ़ाते हुए कहा, हाँ, अगर मेरा इल्म गलत नहीं है तो तुम जिस मनादर से गुजर रहे हो वो तुम्हारे लिए बहुत अजीब हैं। मैंने तुम्हें जानबूझकर जगा दिया है। हारून हैरानी से उठकर बैठ गया। प्रोफेसर गाजी एक साइंसदान की हैसियत से तो उसकी निगाहों के सामने था, लेकिन एक पुरइसरार आमल की हैसियत से पहली बार उसकी आंखों के सामने आया। उसने अपने हवास मजतमा किए और फिर प्रोफेसर से बोला, आप क्या कह रहे हैं प्रोफेसर? नहीं मेरे बच्चे, मेरा इम्तहान मत लो। मैं तुम ही में खोया हुआ हूँ। मैं तो उन पुरइसरार वादियों से गुजर चुका हूँ और सच जानो मेरे दिल में दोबारा यहाँ आने की आरज़ू नहीं थी, लेकिन कुछ तो मेरी अपनी फितरत और कुछ तुम्हारी ख्वाहिश में यहाँ आ गया। इस वक्त भी मैं चांद की उस पुरइसरार रोशनी में इस तावीज़ का जायजा ही ले रहा था जिसमें 16 दरवाजों का राज छुपा हुआ था कि मुझे तुम इन दरवाजों में से एक में नजर आ गए। मैंने देखा, बल्कि जाना कि तुम एक टूटी हुई कश्ती में सफर कर रहे हो और कश्ती का रुख किसी ऐसी मंजिल की जानब फेरना चाहते हो जहां तुम्हें खुशकी मिल जाए। क्या समझे? और इस वक्त हारून का दिल अपनी धड़कनों को भूल गया। चौंका, वाकई वो यही ख्वाब देख रहा था। उसने प्रोफेसर गाजी के बाजू पर हाथ रखते हुए कहा, प्रोफेसर, अब यूं लग रहा है जैसे आप अपनी पुरइसरार कुव्वतों को बरोए कार लाते हुए इस तिलस्म को मुंतशिर कर रहे हैं जो इंसानी ज़हन को अपनी मुट्ठी में जकड़ ले। मुझे अपना ख्वाब सुनाओ। मैं इन 16 दरवाजों में से उस दरवाजे को तलाश करना चाहता हूँ जिसके पीछे तुम्हारा माजी पोशीदा है। हारून ख्यालात की दुनिया में डूब गया और उसने अपने ख्वाब को उसी जगह से बयान करना शुरू कर दिया जहां से वो समुंदर में खुशकी की तलाश में सरगर्दा था और यही ख्वाब वो देख रहा था। हाँ प्रोफेसर, मैं इस वक्त कश्ती को लेकर उस खुश्क जमीन की तरफ जा रहा था जो मेरे तसव्वुर में थी। सारी रात मैं कश्ती खींचता रहा। तब उस वक्त जब चांद डूब गया और सितारे आसमान पर सामने आ गए और रोशनी की आमद होने लगी तो मैं खुशकी के नजदीक पहुंचा तो भूरी रेत की सरजमीन और दूसरी जानब सरसब्ज दरख्तों के झुंड नजर आ रहे थे। गोया खासी सरसब्ज जगह थी। बहरहाल मैं तेजी से खुशकी की जानब बढ़ गया। कश्ती को खुशकी पर खींचकर मैंने काफी दूर डाल दिया और इस इलाके की तरफ मतवज्जा हो गया जो बड़ा ही खूबसूरत इलाका था, लेकिन दरख्तों के दरमियान मकड़ी के जाले लगे हुए थे, बड़े बड़े जाले, और उनमें काफी मोटी मोटी मकड़ियां नजर आ रही थीं। मैंने निहायत ताज्जुब से उन्हें देखा और दिलचस्प निगाहों से देखता हुआ उनके नजदीक पहुंच गया और यूं लगता था जैसे यहाँ इंसानी आबादी ना हो। वैसे मैं यहाँ आकर इंसानी आबादी होती तो या बहुत सारे जानवर होते तो मकड़ियों के ये जाले कायम नहीं रह सकते थे। फिर ये भी मुमकिन है कि ये मकड़ियाँ किसी खास खतरे की हामिल हों और इंसान और जानवर इनसे बचने की कोशिश करते हों, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी इतनी बड़ी मकड़ी नहीं देखी। दरख्तों के अजीबोगरीब किस्में थी जो पहले देखने में नहीं आई। मैं आगे बढ़ता रहा। रोशनी अब खासी तेज हो गई और तमाम इलाका बहुत साफ सुथरा नजर आने लगा कि अचानक मैं रुक गया।
पहली बार मुझे इस सरजमीन पर किसी जमीनी जानवर का वजूद महसूस हुआ। मकड़ियां भी जानदार थीं, लेकिन वो बहरसूरत दरख्तों के दरमियान में ही थीं। ये जानवर अजीब की शक्ल का था। उसका कद ज्यादा बड़ा ना था, लेकिन शक्ल अजीब थी। ये जानवर मैंने पहले कभी नहीं देखा था। जानवर शायद मुझे देखकर डर गया था, क्योंकि वो बेसाख्ता एक तरफ भागा। और प्रोफेसर, उसी वक्त मैंने एक अजीब मंजर देखा। भागता हुआ वो एक ऐसे दो दरख्तों के बीच में से गुजरा जहां मकड़ी का एक बहुत बड़ा जाला बना हुआ था। मैंने देखा कि दरख्तों के दरमियान लगे हुए जाले के दरमियान मौजूद मकड़ी ने बदन में से एक लेसदार मादा निकला, बिल्कुल इस तरह जैसे कोई चीज अचानक टपक पड़े। लेसदार मादा उस जानवर को छू गया और भागता हुआ जानवर अचानक कलाबाजी खा गया। और अचानक यूं महसूस हुआ जैसे उसे किसी स्प्रिंग ने वापस खींच लिया हो। मकड़ी के बदन से निकलने वाला लेसदार मादा सुकड़ने लगा। वो एक लकीर की सी शक्ल में था और आखिरकार सुकड़ते सुकड़ते वो मादा इतना सुकड़ गया कि वो जानवर मकड़ी की जानब उठने लगा। जानवर आहिस्ता आहिस्ता मकड़ी के जाले की जानब उठा और मैं दुनिया का यह हैरत अंगेज मंजर देख रहा था। जानवर मकड़ी के नजदीक पहुंच गया। इतनी छोटी सी मकड़ी ने अपने से कई गुना बड़े जानवर को इन्हें इस अंदाज में शिकार किया था जिस पर मुझे हैरत हो रही थी, और मैं इंतहाई दिलचस्प निगाहों से उसे देख रहा था। जानवर मकड़ी की जानब जा रहा था। फिर मकड़ी ने जानवर को पूरी तरह ऊपर की जानब समेट लिया और फिर मकड़ी ने जानवर के बदन को खरीदना शुरू कर दिया। प्रोफेसर, वो दुनिया की हैरत अंगेज चीज थी। तुम यकीन करो, मकड़ी के हाथ जिस जगह जानवर के जिस्म पर लगते वहां से खून उबल पड़ता और खून का कोई कतरा नीचे तक नहीं पा रहा था। मकड़ी उसे बाआसानी चूस रही थी। वो जानवर को चूसती रही और थोड़ी देर के बाद जानवर की हड्डियों की सिवा कुछ ना नजर आ रहा था। क्या तुमने इससे पहले कभी ऐसी किसी मकड़ी के बारे में सुना है? उसने रुककर प्रोफेसर से पूछा। प्रोफेसर, जिसके चेहरे पर अजीब सी चमक नजर आ रही थी, एकदम चौंक पड़ा। फिर क्या हुआ? उसने आहिस्ता से कहा। मैंने तुमसे मकड़ी के बारे में पूछा था। अफ्रीका के कुछ इलाकों में मैंने ऐसे खतरनाक जानवरों के बारे में सुना है जिन्हें आम जगहों पर नहीं पाया जाता, लेकिन ये जिस मकड़ी का तज़किरा तुम कर रहे हो मेरे लिए भी हैरत अंगेज है। हाँ प्रोफेसर, वो बड़ी हैरत अंगेज मकड़ी थी। उसने इतने बड़े जानवर को जरा सी देर में चट कर दिया था और लुत्फ की बात यह थी कि अब मकड़ी का हजम भी बड़ा हो गया था। यूं लग रहा था जैसे जानवर को खाने के बाद वो सुस्त हो रही है। बहरसूरत बाद में वो आहिस्ता से अपने जाल में पहुंच गई और फिर मैंने उसे साकत होते हुए देखा और वहां से आगे बढ़ गया। मुमकिन है इस सरजमीन पर और भी दूसरी चीजें नजर आती हों। मेरी निगाहें दूर दूर तक का जायजा ले रही थीं। अभी तक किसी इंसानी वजूद का निशान नहीं मिला था। ऐसे कोई आसार भी नहीं थे जिससे इंसानी जिंदगी के आसार मिलते। मैं इस खतरनाक सरजमीन पर इंसान मौजूद ही ना हो। इन चीजों की मौजूदगी में इंसान की जिंदगी मुश्किल भी थी। दरख्तों पर फल लटके हुए थे जिससे यह भी पता चलता था कि ये दरख्त इंसानी हाथों से दूर हैं। जमीन पर भी बहुत से फल सूखे पड़े थे और फिर मैं दरख्तों के साथ साथ दूर तक चला गया और ये सिलसिला ना जाने कितनी दूर चला गया। यूं चलने से कोई भी समझ में नहीं आया था कि अब जब मैं खुश्की पर आ गया था तो कुछ वक्त यहाँ गुजारना ही चाहिए। ना सही इंसानों के साथ, इस बार जानवरों के साथ जिंदगी बसर की जाए। चुनाचा अब ये तय करना पड़ेगा कि क्या कदम उठाया जाए, कौन सा रुख इख्तियार किया जाए। जानवर के खौफ और दहशत का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था कि मेरा कोई बिगाड़ सकता था, लेकिन इसके बावजूद किसी हथियार की जरूरत थी। यहाँ किसी बाकायदा हथियार के हसूल का तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता, लेकिन जरूरत के लिए कदीम दौर के हथियार भी बुरे नहीं थे और इनके हसूल भी मुश्किल नहीं था। चुनाचा शिकार वगैरह करने के लिए मैंने एक नेज़ा बनाने का फैसला कर लिया। अब मुझे किसी अच्छे दरख्त की तलाश थी जिसमें मेरी मर्जी के मुताबिक कोई सीधी लकड़ी मौजूद हो। इत्तफाक ही था कि मैंने दूर दूर तक निगाहें दौड़ाईं, लेकिन ऐसा कोई दरख्त नजर नहीं आया और मैं फिर चलने लगा। काफी दूर चलने के बाद मुझे दरख्तों में एक रखना नजर आया। अंदर एक पगडंडी बनी हुई थी। मैं इत्मीनान से उस पगडंडी पर हो लिया, लेकिन दरख्तों के दरमियान की जमीन पर कदम रखते ही मुझे जमीन कम महसूस हुई। इसका मतलब है कि करीब ही पानी मौजूद है। ये भी अच्छी बात है। मैं कश्ती पीछे छोड़कर आया था। इसमें कोई ऐसी चीज भी नहीं थी जिसे लाने की जरूरत होती। चुनाचा मैं इत्मीनान से आगे बढ़ता रहा। मैंने दरख्तों के दरमियान भी झांका, लेकिन पानी का कोई मरकज नजर नहीं आया।
जमीन अलबत्ता बदस्तूर गीली चल रही थी और फिर अचानक मैं रुक गया। सामने जो दरख्त नजर आ रहे थे वो देखने में ही बहुत खौफनाक थे, लेकिन इससे खतरनाक बात यह थी कि उनकी जड़ों में बेशुमार जानदारों के ढांचे पड़े हुए थे। ये बात मेरी समझ में नहीं आई और मैं इस दिलचस्प मनाजर को देखने के लिए आगे बढ़ा। सबसे पहले मैंने दरख्त के नज़दीक चंद ढांचे देखे। उन ढांचों में मुझे एक इंसानी ढांचा भी नजर आया। मैं हैरत और दिलचस्पी से उस ढांचे को देखने लगा। पहली बार मुझे उस जमीन पर इंसान का कोई निशान मिला, जिंदा ना सही मुर्दा ही सही। मैं कुछ और आगे बढ़ा और झुककर उसे देखने लगा। अंदाजा लगाना चाहता था कि उसकी मौत किस तरह वाक़या हुई कि अचानक मैं उछल पड़ा। किसी ने अकब से मेरी टांग को छुआ था। लम्स ऐसा महसूस हुआ था कि मैं जल्दी से सीधा हो गया और फिर उस सरजमीन का एक और हैरत अंगेज मंजर मेरी निगाहों के सामने आ गया। ऐसे ही एक दरख्त की शाख थी जो किसी जानदार शय की मानद मेरे पाँव को लपक रही थी। उसका आखिरी सिरा मेरे पाँव को छू रहा था और उसकी दूसरी शाखें इस तरह जान पकड़ रही थीं जैसे सांपों का कोई ढेर खुल रहा हो। क्या ये दरख्त ही है या कुछ और? मैंने झुककर उसकी शाख को छुआ। वो लचकदार थी लेकिन काफी सख्त मालूम होती थी। फिर दरख्त की दूसरी शाखें भी खुल गईं और मेरी तरफ लपकीं। इनमें लंबी शाखें भी थीं जो मेरे पूरे बदन के गिर्द फैल रही थीं और फिर उन शाखों ने मुझे गिरफ्त में ले लिया। वो काफी कुव्वत से मुझे भींच रही थीं। मैंने अपना बदन ढीला छोड़ दिया और खुद को उन शाखों की गिरफ्त में दे दिया। मैं देखना चाहता था कि उनकी असलियत क्या है। शाखें मेरे बर्दन के गिर्द कस गई थी और फिर उनके मसामात खुलने लगे। कांटे से मेरे बदन में चुभने लगे थे। तब मुझ पर एक इंकशाफ हुआ। ये कांटे बदन से खून चूस रहे थे। गोश्त खोर दरख्त मेरे जहन में तस्वर उभरा और वो ढांचे यकीनन इन्हीं दरख्तों के शिकार थे। जानवर उनके नजदीक जाकर फंस जाते होंगे और फिर उनका गोश्त और खून खाकर ये दरख्त उन्हें छोड़ देते होंगे। अजीब दरख्त थे। मैंने तो जमाना कदीम में भी ऐसे दरख्त नहीं देखे थे। मुमकिन है ये सिर्फ इस खित्ते का असर हो। बहरहाल अनोखा तजर्बा था। चंद साइंस में दरख्त की गिरफ्त में रहा। मैं उसकी गिरफ्त की कुव्वत का अंदाजा लगा रहा था। बिलाशुबा ताकतवर तरीन इंसान या जानवर भी उसकी गिरफ्त से नहीं निकल सकता था। बहरहाल मैंने उसकी दो मोटी शाखों को मुट्ठियों में दबाई और उन्हें अपने बदन से खोल दिया। फिर मैंने दोनों हाथों से जोरदार झटके लगाए और शाखें दरख्त से उखड़ गईं। उसके बाद मैंने दो बड़ी शाखों का त्याग पांचा कर दिया और फिर तअज्जुब से उन दो दरख्तों को देखने लगा। इंसानी ढांचे की मौजूदगी ने मेरे जहन में एहसास को जगा दिया था कि यहाँ इस जमीन में इंसान भी मौजूद होंगे। मुमकिन है इन खतरनाक दरख्तों और दूसरी बलाओं की वजह से वो यहाँ का रुख ना करते होंगे। बहरहाल अब इस इलाके से निकलना जरूरी था, लेकिन मैंने रुख यही रखा कि किस्म किस्म के हादसे का तो मुझे खौफ ही नहीं था। फिर मुझे उस गीली जमीन का राज भी मालूम हो गया। ये भी दरख्त ही थे जिनके तनों से पानी रस रहा था। अजीब जादुई सरजमीन थी। इंतहाई घने और खौफनाक दरख्तों के दरमियान से गुजरकर मैं आगे बढ़ता रहा और अजीबोगरीब मनाजर से दो चार होता रहा। फिर मुझे हशरातुल अर्ज नजर आए। गोया कीड़े मकोड़े भी इन इलाकों से दूर रहते थे और कुछ और दूर चलने के बाद दूसरे जानवर भी नजर आए। गोया जानदारों के लिए खतरे की जमीन खत्म हो गई थी, तो इंसान भी यहाँ जरूर होंगे। मैंने सोचा और आगे बढ़ता रहा। रफ्तार मैंने और भी तेज कर दी, लेकिन इस जंगल की चौड़ाई बहुत काफी थी। दूसरी तरफ निकला तो सूरज झुक गया था। झुके हुए सूरज की रोशनी में मैंने एक तवील पथरीला मैदान देखा जिसमें चट्टान कोहान उभरे हुए थे और दफतन एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। चट्टानों में एक खास आवाज पैदा हो रही थी। फिर एक इंतहाई तेज रोशनी मेरी आंखों पर पड़ी और मैंने चौंक कर रोशनी की सिमत देखा। बिलाशुबा कोई इंसान था, लेकिन चट्टानों में धाड़ने वाला कौन था तब वो मुझे भी नजर आ गया। एक कद आवर जानवर था जो नोकीली चट्टानों के दरमियान दौड़ रहा था। वैसे ये जानवर भी मेरे लिए नया था, ऊंचा लेकिन दूसरे जानवरों से मुख्तलिफ। ये क्या किस्सा है? मैं एक चट्टान की आड़ में छुप कर देखने लगा। रोशनी के बारे में मैंने मालूम कर लिया कि वो शीशे या किसी ऐसी धात के टुकड़े के जरिए सूरज से मुनअक्स की जा रही है जो चमकदार है और रोशनी फेंकने वाला जगह बदल बदल कर जानवर के चेहरे को सूरज की शुआओं का निशाना बना रहा है। जानवर रोशनी से भड़क कर भाग रहा था और चट्टानों से टकरा रहा था और मेरे जहन में एक ख्याल आया।
कहीं ये शिकार करने का तरीका तो नहीं, और थोड़ी देर बाद इस ख्याल की तस्दीक भी हो गई। जानवर रोशनी का शिकार होकर चट्टानों में दौड़ रहा था और उनसे टकराकर जख्मी हो रहा था। फिर यकबारगी एक चट्टान से उसका सर पूरी कुव्वत से टकराया और जानवर कलाबाजी खा गया। वो चंद सांस जमीन पर तड़पता रहा और फिर ठंडा हो गया। उसी वक्त मैंने एक शोले को लपकते देखा और मेरी आंखों में रोशनी उभर आई। एक इंतहाई तवाना और सिडोल बदन था, और बदन भी एक खूब नौजवान लड़की का, पत्थर की तरह ठोस और सिडोल। और फिर चट्टानों पर जिस तरह वो दौड़ रही थी, वो भी इस जिस्म की कुव्वतों का मजर था। तवील फासला तय करके वो जानवर के पास पहुंच गई और फिर उसने जानवर के बहते हुए खून से होंठ लगा दिए। वो उसका खून पी रही थी। गहरे चमकदार स्याह रंग की औरत काफी देर तक वो जानवर के बहते हुए खून को चाटती रही और फिर जैसे सैर हो गई। चंद साथ वो एक पत्थर से टिक खड़ी रही और फिर जैसे खून के सरूर से निकल आई, और उसने चारों तरफ देखा और फिर उसने झुककर वजनी जानवर को कंधे पर उठा लिया। जानवर इतना बड़ा था कि वह उसमें छुप गई, लेकिन इसके बावजूद मैंने देखा कि वो काफी बरक रफ्तारी से वापसी का सफर कर रही थी। मैं खामोश और एहतियात से उसके पीछे चल पड़ा। चट्टानों की आड़ लेकर तआक़ुब करने में कोई दिक्कत नहीं पेश आ रही थी। उसे भी एहसास नहीं हुआ और मैं उसका तआक़ुब करता रहा। उसका बदन भी काफी खूबसूरत नजर आ रहा था। लंबे स्याह बाल कमर तक पहुंच रहे थे और उनमें बेतरतीबी सी थी, लेकिन इसके बावजूद वो काफी खूबसूरत और चमकदार थे। काफी काली लड़की ने तवील फासला तय किया और फिर एक गार के दहाने के करीब वो रुक गई। उसने जानवर को जमीन पर फेंक दिया और फिर उसकी टांग पकड़कर घसीटने लगी। वो उसे गार में ले जा रही थी। लड़की गार में दाखिल होकर निगाहों से रूपोश हो गई और मैंने चारों तरफ देखा। अभी तक कोई और नजर नहीं आया। तो अजब की बात थी कि क्या उन लोगों की कोई बस्ती है, या क्या इस वीराने में ये लड़की तन्हा है। नामुमकिन तो ये नहीं हो सकता। फिर उनकी आबादियां कहाँ हैं? मैं आहिस्ता आहिस्ता गार की तरफ बढ़ गया, लेकिन अभी मैं गार के दहाने पर पहुंचा ही था कि लड़की बाहर निकल आई। वो इस तरह बाहर आई कि मैं छुप भी ना सका, और वो एक लम्हे के लिए मुझे देखकर भौंचकी रह गई। अब मैंने उसके खदोखाल गौर से देखे। ये स्याह फाम थी, लेकिन नक्शो निगार बुरे नहीं थे। खास तौर से आंखें गहरी स्याह पुतलियों वाली, आंखें बड़ी बड़ी और जवानी के खुमार में झुकी हुई। फिर उन आंखों में हैरत नजर आई, फिर खौफ और फिर एक अजीब सा तासर। दूसरे लम्हे वो गड़ाब से अंदर घुस गई थी। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैं इत्मीनान से गार में दाखिल हुआ। गार अंदर से ज्यादा कुशादा नहीं था और ना ही उसे बहुत ज्यादा तारीक किया जा सकता था। एक कोने में वो जानवर पड़ा हुआ था जिसे लड़की उठा कर लाई थी, और दूसरे कोने में वो लड़की सिमटी सी खड़ी थी। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात से मैं नहीं समझ सका कि वो इस कदर खौफजदा क्यों है, क्योंकि जिस अंदाज में उस जानवर को शिकार किया, उस अंदाज में कोई काम करने वाली लड़की अपने जैसे किसी इंसान से खौफजदा नहीं हो सकती। चुनाचा मैं उस जानवर के नजदीक खड़ा होकर उसे देखने लगा। वो भी अजीब सी निगाहों से मुझे देख रही थी, और मैं नहीं कह सकता कि उसकी निगाहों में खौफ है या दिलचस्पी। बहरहाल अजनबी सरजमीन की अजनबी साथी से मैं बहुत अच्छी तरह पेश आना चाहता था। चुनाचा मैंने होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई और मैंने दोस्ताना अंदाज में दोनों हाथ आगे बढ़ा दिए। लड़की चंद सायत मुझे देखती रही और सोचती रही। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ी और मेरे करीब पहुंच गई। अजीब सी खुशबू उसके बदन से उठ रही थी। गालिबन उसने अपने बदन पर कोई चीज मली हुई थी। लिबास नाम की किसी चीज से बेनियाज ये लड़की मुझे इस दौर की याद दिला रही थी जिसे आज की तहजीब पत्थर के दौर के नाम से याद करती है। मुझे ताज्जुब था कि ये लड़की तहजीब से आशना क्यों नहीं, और ये कौन सी सरजमीन है जहाँ के लोग इस अंदाज में रहते हैं। लड़की के खदोखाल भी मुख्तलिफ थे, लेकिन बहर सूरत उनको उन लोगों के मुकाबले में नहीं रखा जा सकता जो महज़ब दुनिया के बासी हैं। फिर वो आहिस्ता से कुछ बोली। एक अजीब सी आवाज़ थी जिसे मैं समझने की कोशिश करने लगा। वो हाथ बढ़ाकर मेरे नज़दीक आई और पहली बार उसने मुझे छू कर देखा। फिर उसने मेरी पेशानी पर उंगली लगाई। फिर आंखें, कान, नाक, होंठ, सीना और मेरा बदन टटोलने लगी। उसके बाद उसने मेरे बदन पर मौजूद कपड़ों को गौर से देखा और फिर मेरे बदन को नरमी का एहसास करने लगी। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। तब उसने आहिस्ता से फिर कुछ कहा। मैं उन अल्फाज का मफहूम समझने की कोशिश कर रहा था।
میں نے اشاروں سے اس سے کہا کہ وہ مجھ سے خوف زدہ نہ ہو، میں اس کے لیے نقصان دہ نہیں۔ شاید وہ میرے اشارے سمجھ گئی۔ بہر صورت اتنا ذہن میں تو ہونا ہی چاہیے تھا۔ چنانچہ اس نے پھر آہستہ سے کچھ کہا اور اس بار اس کا استفہامیہ انداز میری سمجھ میں آ گیا۔ وہ پوچھ رہی تھی کہ تم کون ہو؟ میں نے اسی کی زبان میں اختیار کرنے کی کوشش کی۔ شاید لڑکی کو میرے منہ سے اپنی زبان سن کر تعجب ہوا، کیونکہ تعجب کے تاثرات اس کے چہرے سے حویدہ تھے۔ تب اس کی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہو گئی۔ تب اس نے میرے کپڑوں کو دیکھا اور بولی، یہ کیا ہے؟ لباس، میں نے جواب دیا۔ لباس؟ وہ استفہامیہ انداز میں بولی، ہاں، جو تمہارے بدن پر نہیں ہے۔ میرے بدن پر؟ اس نے اپنے بدن کو تعجب سے دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے بولی، اس لباس سے تم کیا کرتے ہو؟ کچھ نہیں، یہ باتیں فوری طور پر سمجھ میں نہیں آئیں گی۔ پہلے میں تم سے کچھ پوچھوں گا، کیا جواب دو گی؟ پوچھو، تم کون ہو؟ توکسی، واہ، یہ تمہارا نام ہے؟ ہاں۔ تمہاری بستی، تمہارا قبیلہ کہاں ہے؟ بستی، قبیلہ؟ وہ متعجب انداز میں بولی اور پھر جیسے وہ میرا مفہوم سمجھ گئی، اس نے کہا، اس کے لوگ پہاڑوں کے اس طرف رہتے ہیں۔ میں تمہارے لوگوں کے درمیان چلوں گا، کیا تم مجھے وہاں تک لے جانا پسند کرو گی؟ نہیں نہیں، ابھی نہیں، میں خود تمہیں ان کے درمیان میں لے جاؤں گی، لیکن تم ان کے دشمن ہو سکتے ہو۔ نہیں، میں نے کہا نا، میں دور دیس کا اجنبی ہوں، جہاں بر کی خاک چھانتا ہوں، یہاں تک آیا ہوں، تمہارا دشمن نہیں ہوں، بلکہ تم مجھے اپنا دوست سمجھو۔ میں تمہیں بہت کچھ سکھاؤں گا، بہت کچھ بتاؤں گا۔ وہ متعجب نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی۔ بار بار اس کا ذہن اس طرح ہو جاتا جیسے وہ کچھ سوچتی ہو۔ پھر اس نے آہستہ سے گردن ہلائی اور میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی کیفیات کچھ عجیب سی تھی۔ تب اس نے پوچھا، تم بھوکے ہو؟ ہاں، میں بھوکا ہوں۔ تم مجھے کیا کھلاؤ گی؟ میں نے پوچھا اور اس نے مسکرا کر اس جانور کی طرف اشارہ کر دیا جیسے اس نے اشارہ کیا تھا۔ جانور مردہ ہو چکا تھا۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا، وہ مسکرا رہی تھی۔ او ہاں، اچھی کھاتی مدارت ہے، لیکن کیا تم کچا ہی گوشت کھاتی ہو؟ کچا؟ یہ جملہ بھی اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ شاید ان کے ہاں اس چیز کا کوئی مفہوم نہیں تھا جس کا میں نے اندازہ لگا لیا۔ میں سمجھ چکا تھا کہ وہ بہت سے الفاظ سے ناواقف ہے۔ لوکسی، تم نے اپنا یہی نام بتایا تھا نا؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ تو لوکسی، تم مجھے اپنے قبیلے والوں سے کب ملاؤ گی؟ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں، اور ظاہر ہے تمہاری سرزمین پر میں تمہارا مہمان بن کر آیا ہوں اور میں ان کے ساتھ رہوں گا۔ لیکن وہ ساری باتیں اس کی سمجھ میں نہ آ سکیں۔ وہ مہمان کے بارے میں نہیں جانتی تھی کہ مہمان کیا ہوتا ہے، اور دوسری سرزمینوں کے بارے میں شاید اس کی معلومات بھی کچھ نہیں تھا۔ تب میں نے طے کر لیا کہ آہستہ آہستہ اسے سب کچھ بتاؤں گا۔ میری گوشت خور محبوبہ جس وحشیانہ انداز میں گوشت ادھیڑ رہی تھی، وہ مجھے بے حد پسند آیا۔ تہذیب کے دور کی عورت اور مردوں میں وہ قوت اور زندگی سے وہ لگن نہیں رہی جو تہذیب سے نا آشنا لوگوں میں تھی۔ میں نے تجربہ کیا تو یقین کریں، گزرا وقت مجھے حال سے ہمیشہ بہتر نظر آیا۔ نئے وقت میں انسان تہذیب کے نام پر کچھ اور کمزور، کچھ اور وحشی ہوتا چلا جا رہا ہے، اور کمزور وحشی بزدل اور ناکارہ ہوتے ہیں۔ ان میں طاقت کا فقدان ہوتا ہے، اور کمزور لوگ صرف چالاکی سے دوسرے کو قتل کرنے کے منصوبے بناتے ہیں، جبکہ وحشت کے دور کے لوگوں کو بدن کی قوت آزمائی کا موقع ملتا تھا۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، پروفیسر گادی نے کہا۔ چنانچہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ آج اس تہذیب کے دور میں اگر انسان پرانے اصول اپنائے تو یہ دنیا اور حسین ہو جائے۔ اب تم کیا کرو گی لوکسی؟ میں نے پوچھا۔ میں اپنے قبیلے میں جاؤں گی، اس نے جواب دیا۔ کیا مجھے اپنے ساتھ نہیں لے چلو گی؟ نہیں، وہ بولی۔ کیوں؟ تم یہاں رہو، اس نے کہا، اور پھر بچے ہوئے جانور کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ تمہاری غذا ہے، تم اسے کھا سکتے ہو۔ شاید وہ مجھے دوسرے لوگوں سے پوشیدہ رکھنا چاہتی تھی۔ بہر صورت پروفیسر، میں نے اس کی بات مان لی، کیونکہ میں اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اچھی خاصی لڑکی تھی۔ انسان کی فطرت بھی عجیب ہے، جب کبھی وہ اپنے مشاغل سے اکتا جاتا ہے تو انہیں چھوڑ دیتا ہے، اور جب بہت عرصہ اس مشاغل کو ترک کیے ہوئے ہو جاتا ہے تو وہ انہی کی خواہش محسوس کرنے لگتا ہے۔